ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों, अब आपके पूरी तरीके से केवीएस के एग्जाम खत्म हो चुके हैं, पीआरटी टीजीटी और आपके पीजीटी के। और सारे के सारे बच्चे एग्जाम देकर आराम से रिलैक्स भी हो गए होंगे। सभी प्रकार से एक दो दिन के अंतर्गत उन्होंने अपने आप का आराम भी कर लिया होगा। ठीक है। लेकिन अब दोस्तों आपको अपना आराम का फेज हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप सही बच्चों को पता होगा कि केवीएस का एग्जाम देने के बाद जो है हमारी जो जॉब लगती है वो विभिन्न प्रकार के राज्यों, भारत जो हमारे 28 राज्य हैं उसमें कहीं पर भी आपकी जॉब देखने को मिल सकती है। ठीक है। तो कई बच्चे जो है उसको करना प्रेफर करते हैं और कई बच्चे करना प्रेफर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि घर से दूर जाना पड़ता है आपका। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों, अब जो केवीएस के बाद जिस जिस बच्चों ने केवीएस एग्जाम दे दिया होगा, जिनका सिलेक्शन होने वाला होगा, उनको पता होगा कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। और साथ ही साथ में जिनका नहीं बन रहा होगा, जो बॉर्डर लाइन पे होंगे, वो थोड़े से टेंशन में होंगे। तो दोस्तों जो भी हुआ, जैसा भी हो, उस एग्जाम को छोड़ दीजिए। अब आपकी एक और नई भर्ती आपका इंतजार कर रही है, और वो किसका है? तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसे आप DSSB के नाम से जानते हो। ठीक है। इसके अंतर्गत जो आपकी जॉब लगेगी वो आपके घर के आसपास ही लगती है। कहने का मतलब, अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो और दिल्ली में ही जॉब करना चाहते हो और अच्छी सैलरी 60 से 70 हजार रुपए पर मंथ कमाना चाहते हो स्टार्टिंग फेज के अंतर्गत ही, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। DSSB की वैकेंसीज बहुत ज्यादा खाली है और लंबे समय से वैकेंसीज देखने को मिली भी नहीं है। ठीक है। वैकेंसीज कब आएंगी, कौन कौन भर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसा सिलेबस है, उन सभी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि इसकी वैकेंसीज जो है इस बार देखने को मिलेगी, तो बिल्कुल दोस्तों 101% इस बार आपकी DSSB की वैकेंसीज देखने को मिलेगी। अगर आप DSSB के साइड पर जाकर देखोगे, ये दिल्ली के अंतर्गत जॉब लाता है, दिल्ली के अंतर्गत स्कूल की टीचरों की भर्ती करवाता है, दिल्ली के अंतर्गत कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन यानी कि बच्चों से टेस्ट लेता है। ठीक है। तो अगर आप DSSB के साइड पर जाकर देखोगे, तो इन दिनों 23, 24, 25 अभी जो है DSSB के एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन वो टीचिंग पोस्ट के नहीं है, वो नॉन टीचिंग पोस्ट के। DSSB टीचिंग पोस्ट और नॉन टीचिंग पोस्ट दोनों के आपके एग्जाम लेता है। तो नॉन टीचिंग पोस्ट के अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, इसी महीने हाल फिलहाल एग्जाम हो रहे हैं उनके। ठीक है। बात करते हैं टीचिंग पोस्ट के एग्जाम होंगे कि नहीं होंगे। आप सभी के सामने छोटे छोटे आपके सबूत पेश करता रहूंगा, ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करो, डिसकंटिन्यू ना करो आप अपनी तैयारी को। क्योंकि टीचिंग लेवल में जितने भी एग्जाम होते हैं ना, सबसे हार्ड एग्जाम है ये वाला। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे अच्छा एग्जाम पूछा जाता है लेवल के हिसाब से देखा जाए तो। केवीएस भी नहीं है इसके आसपास भी। ठीक है। तो काफी अच्छा एग्जाम इसका पूछा जाता है। क्या होगा सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ आरटीआई फाइल करी गई थी कि दिल्ली के अंतर्गत जो है वो कितनी पोस्ट वैकेंट पड़ी हुई है टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी की। तो वहां पर कुल मिलाकर 12,000 वैकेंसीज खाली देखने को मिली है। जिसमें जो डाटा इन्होंने दिया है, उसमें डाटा में देखिए, ज्यादा दोस्तों ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात है आपकी कब की? तो ये है 20/12/2022 की। उस समय की ये बात है। फिर दोबारा ये फरवरी 10 2023 में भी डाला गया, उस समय भी आपकी पता चली कि दिल्ली में लगभग लगभग 1019 पोस्ट, ध्यान रखिएगा, किसकी? असिस्टेंट टीचर यानी कि प्राइमरी की। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या पता चला? यहाँ से आपको ये पता चला कि जिसको आप पीआरटी बोलते हो, क्या बोलते हो? पीआरटी बोलते हो, इसमें 1019 पोस्ट खाली है आपकी। कितनी? 1019 पोस्ट खाली है। और इसके लिए जल्दी ही दिल्ली सरकार और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है आपके सामने वैकेंसीज प्रस्तुत करेगा। तो इस चीज के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। ये हो गई पीआरटी की बात। आगे चलें तो दोस्तों, इसी के साथ साथ में बात आ जाती है आपकी किसकी? तो अगले पोस्ट की आ जाती है, जो कि है आपका 18/1/2013 की बात है। जब पूछा गया तब इन्होंने बोला कि इसके अकॉर्डिंग टीजीटी के अंतर्गत जो वैकेंसीज देखने को मिली है, वो हिंदी में 1092, इंग्लिश में 2072, बंगाली में 0, मैथ्स में 2951, एमएससी में आपका 2331, पंजाबी, संस्कृत, एसएसटी, उर्दू। अधिकतर बच्चे एसएसटी का भरते हैं, तो एसएसटी में 1426 पोस्ट खाली है। तो कुल मिलाकर ये सारी की सारी पोस्ट आपकी टीजीटी की खाली है। ठीक है। और इसी प्रकार से पीजीटी की भी बहुत ज्यादा पोस्ट खाली है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी कमर कस लीजिए। जो जो बच्चा सुस्त बैठा हुआ है, वो अपनी सुस्तपन को थोड़ा सा दूर करिए, क्योंकि वैकेंसीज आपके सामने कभी भी द्वार पर देखने को मिल सकती है। जैसे ये केवीएस का एग्जाम था, केवीएस 2023 ऐसा उसने बम फोड़ा कि 3 महीने के अंतर्गत उसने सारी की सारी चीजें कर दी।
पोस्ट भी ले आया, फॉर्म भी भरवा लिए, एग्जाम भी करवा लिए, और बच्चे और हम जैसे सारे के सारे लोग देखते ही रह गए। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया उसका। ठीक है, लेकिन जैसे तैसे बच्चों ने और हमने बच्चों को संवारा और सही तरीके से उनको एक तरीके से कम समय में जितनी ज्यादा बेहतर तैयारी हो सकती थी उतनी बेहतर तैयारी करवाने का आप लोगों को हमने प्रयास करा। ठीक है, लेकिन ये गलती आने वाले एग्जाम DSSD में आप लोग दोबारा ना करो। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपनी तैयारी अभी से ही शुरू कर दो। पहली बात, केवीएस के एग्जाम से ये बहुत ज्यादा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन सही, मतलब 4 क्वेश्चन सही, एक क्वेश्चन गलत, तो 4 वाला बिल्कुल लेवल बराबर हो जाता है, एक क्वेश्चन का नंबर कट जाता है। ठीक है, साथ ही साथ में इसमें अच्छी बात यह है कि आपका इंटरव्यू नहीं होता। जैसे केवीएस में इंटरव्यू होता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होता। और खास बात इसकी ये भी है कि आपका जब घर दिल्ली में है तो दिल्ली के घर के आसपास 4 किलोमीटर के अंदर आपकी जॉब लगती है। कई बार ये 10 किलोमीटर भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा दूर आपकी जॉब नहीं लगती है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी बात है, अगर आप दिल्ली अपने होम टाउन के अंतर्गत जॉब लेना चाहते हो तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ठीक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो DSSD की पीआरटी है, टीजीटी है, पीआरटी है या फिर पीजीटी है, इसके अंतर्गत फॉर्म कौन कौन भर सकता है बच्चा, कौन कौन एलिजिबल है, उसकी एज क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि सीधी सी बात है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो सब बच्चों को पता है, बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, जेबीटी हो गया, कुछ भी कर रखा हो आप एलिजिबल हो, भर सकते हो फॉर्म को। मेन आ जाता है बच्चों का एज क्राइटेरिया के। एज क्राइटेरिया की बात करी जाए दोस्तों तो पहली पोस्ट में लिख देता हूं, अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एज होनी चाहिए 30 ईयर। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एज होनी चाहिए 32 ईयर। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो तो आपकी एज होनी चाहिए 36 ईयर। ठीक है, तो ये सारी की सारी एज है उन बच्चों की जो इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उन बच्चों का ये सारे का सारा एज है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ये उनकी एज है। पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी देख लीजिएगा आप जिस क्राइटेरिया की तैयारी कर रहे हो उसकी। ठीक, अब कई बच्चे कहेंगे सर बीएड वाले टीपीआरटी के लिए भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये बात प्रॉपरली जो है मैं आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही कह पाऊंगा, क्योंकि बीच में इसको एलिजिबल कर दिया गया था, फिर बाद में इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया था 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवाकर। तो नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं क्लियर बताऊंगा आपको कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अभी मेरे हिसाब से आप तैयारी करिए, अगर आपने बीएड कर रखी है तो भी, नहीं कर रखी है तो भी। ठीक है, तो आप इसकी तैयारी करिए। अब बात करते हैं, ये तो होगी नॉर्मल एज कि कौन कौन बच्चा एज के अनुसार इसको भर सकता है, लेकिन रिलैक्सेशन किसको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा DSSD की ऑफिशियल साइट से लाया हूं मैं आप सभी के लिए, जब पिछली बार वैकेंसीज आई थी उनको। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप SC ST कैटेगरी को, ये तो आपकी एज है ही नॉर्मल, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपकी एज क्राइटेरिया में आपको 5 साल प्लस मिलेंगे। मतलब आप अगर पीआरटी के लिए भरना चाहते हो तो आप 35 साल तक भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी SC ST होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो भी सर्टिफिकेट बनेगा आपका वो दिल्ली का होना चाहिए, ना ही सेंट्रल का होना चाहिए और ना ही किसी अदर स्टेट का होना चाहिए, दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में आप ओबीसी हो तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, मतलब 30 जमा 3 33, इसके लिए 33 साल हो गया, इसके लिए 35 हो गया और इसके लिए आपका 39 हो गया। ठीक है, हर किसी में 3 3 साल बढ़ा लीजिएगा। अगली बात करी जाए पीडब्ल्यूडी, यानी कोई भी व्यक्ति फिजिकल डिसेबल है तो उसको 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। कितने साल? 10 साल एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, मतलब 40, 42 एंड 46। ठीक है, उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हो और आप SC ST या ओबीसी की कैटेगरी में भी हो, मतलब SC ST भी हो और ओबीसी भी हो और हैंडीकैप्ड भी हो, तो आपको SC ST वाले बच्चों को मिलेगा 15 साल एक्स्ट्रा और ओबीसी वाले बच्चों को मिलेगा 13 साल एक्स्ट्रा। उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कई बच्चे हमारे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर महिलाओं के लिए क्या छूट है। तो दोस्तों महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा छूट होती है। एक तो दोस्तों नॉर्मली जो आपको देखने को मिलता है 30, 32 और 36, इसमें महिलाओं को वैसे ही आपकी क्राइटेरिया में थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, जो कि एज क्या होती है 35 हो जाती है, लड़कियों की उम्र क्या हो जाती है इसमें 35 हो जाती है। और अगर कोई महिला जो है वो विडो है या फिर डिवोर्सी है या फिर सिंगल मदर है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजों में देखा जाए तो 35 तो है ही आपकी, लेकिन ये एज बढ़कर आपकी कितनी हो जाती है 40 हो जाती है। अगर आप SC ST हो, अगर आप ओबीसी हो तो बढ़कर ये 38 हो जाती है। कितनी? 38 साल हो जाती है। बाकी ये पूरा का पूरा एज क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर आपका रख रखा है,
किसी बच्चे को पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा, वैसे जो मोटा मोटी मैंने एज क्राइटेरिया बताया आपको वो सारा का सारा यहाँ बता दिया। अब आप देख लीजिएगा आप किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हो, उस अनुसार आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक, ये हो गई उन सभी बच्चों की एज के बारे में कि कौन कौन बच्चा इसके अंतर्गत भर कर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कई बच्चे कहेंगे सर फॉर्म जो हमारा मान लीजिए भरा जाएगा उस अनुसार गिना जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जब आपका फॉर्म डेट आती है उस अनुसार आपका इसका गिना जाता है कि किसकी एज कितनी हो रही है, कितनी एज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया एज क्राइटेरिया की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके पैटर्न की, कि इसका एग्जाम जो आता है वो किस तरीके का आता है। जैसे कि मैंने आपको बोला है बहुत ही अलग तरीके का एग्जाम होता है, समय भी कम होता है इसमें करने से ज्यादा ये होता है कि आपको कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, वो मेन होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि ये देखिए, ये पहला पैटर्न आपके सामने मैंने प्रस्तुत करा है किसका, पीआरटी वाले बच्चों का। तो कोई भी बच्चा अगर पीआरटी की तैयारी कर रहा हो, प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर यानी 1 से लेकर 5वीं तक के शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा हो दिल्ली के अंदर DSSB के लिए अंदर, तो ये आपका सिलेबस रहेगा, जिसमें पहला आएगा आपका जनरल अवेयरनेस, जी आएगी कितने नंबर की, 20 नंबर की, और 20 ही क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है आपका रीजनिंग, कितने नंबर की, 20 नंबर की, और 20 ही क्वेश्चन होंगे। तीसरा आ जाता है आपका मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन होंगे और 20 ही नंबर के होंगे। चौथा आ जाता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, 20 नंबर का और 20 ही क्वेश्चन होंगे। फिर आएगा आपका हिंदी, 20 क्वेश्चन और 20 ही नंबर के। तो ये 5 सब्जेक्ट मिलाकर आपके 100 मार्क्स बनते हैं, कितने, 100 मार्क्स, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी, कोई लैंग्वेज में चूज आपको नहीं मिलता कि चॉइस की मैं संस्कृत ले लूं, मैं कुछ ले लूं, मैं कुछ ले लूं, नहीं, कोई चॉइस नहीं है, फिक्स है, हिंदी और इंग्लिश लेनी है तो लेनी है। 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे, 20-20 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग 20-20 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस आपका 20 नंबर का। करंट अफेयर नहीं आती है, ध्यान रखिएगा इस बात का। करंट अफेयर जो होगा इसमें नाम मात्र पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा आपका, वैसे नहीं पूछा जाता इतना, मेन आपका हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी अधिकतर कई बार देखने को मिलता है, तो 204 नंबर की करंट अफेयर दिख जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं दिखती है। ठीक है, वो भी करंट अफेयर ऐसे करंट अफेयर होते हैं जो लेटेस्ट वाली देखने को मिलती है, मतलब जीके से जो जुड़ी हुई होती है, जीएस से जो जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो 100 नंबर का आपका ये वाला पोर्शन हो गया। और अकेला 100 नंबर का यहाँ पर होता है आपका क्या, जिसे आप सीडीपी बोलते हो, जिसे आप साइकोलॉजी बोलते हो, जिसे आप पेडागोजी बोलते हो, जिसे आप टीचिंग एप्टीट्यूड बोलते हो, जिसे आप टीचिंग मेथोडोलॉजी बोलते हो। DSSB की भाषा में बात करी जाए तो टीचिंग मेथोडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपकी पूछी जाती है टीचिंग मेथोडोलॉजी, वो पूछी जाती है आपकी बीएलएड वाली किताब से, डीएड की किताब से, एनटीटी की किताब से और जेबीटी की किताब से। यहां से बिल्कुल हूबहू उठा लिया जाता है, एनओएस की किताब से, इग्नू की किताब से, ये सारी की सारी किताबें आपने अब तक जितना भी पढ़ा होगा ना, ये मानकर चलिए कोई बच्चा सीटेट क्रॉस करके ही सोच रहा होगा कि मैंने सीडीपी पूरी पढ़ रखी है, नहीं दोस्तों, केवल अभी आपने सीडीपी 20% पढ़ी है, केवल 20% पढ़ी, अभी आपका 80% बाकी है। सीटेट में कुछ नहीं पूछा जाता सीडीपी में ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी असली परीक्षा शुरू होती है, तो यहाँ सीडीपी आती है दोस्तों 100 नंबर की, अकेली सीडीपी आती है 100 नंबर की, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 100 नंबर सीडीपी और 100 नंबर सब्जेक्ट, कुल मिलाकर ये पेपर होता है 200 नंबर का। 200 नंबर का पेपर करने का आपको समय मिलता है केवल 2 घंटे। अब कई बच्चे कहेंगे अरे यार ये क्या दिक्कत है, बिल्कुल दोस्तों, केवल 200 नंबर का पेपर होता है और 200 पेपर को करने के लिए 2 घंटे का समय होता है। वहीं पर ही अगर आप केवीएस को देखोगे तो पेपर कितने घंटे का था, पेपर था आपका 180 नंबर का, और घंटे कितने थे, 3 घंटे। 180 नंबर का पेपर और 3 घंटे का पेपर करने के लिए दिया गया था, और ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है, पेपर 2 घंटे में भी करना है और मार्क्स भी 200 नंबर का। ठीक है, और उससे एक अच्छी बात है, एक और अच्छी बात क्या है, तो ये अच्छी बात ये है कि ये जो शुरू के आप देख रहे हो ना, ये 100 नंबर, इस 100 नंबर में से आपको मिनिमम 40% तो लाना ही लाना है, मतलब 40 अंक तो लाने ही लाने हैं, 40 उसमें लाने हैं और 40 इसमें लाने हैं। ठीक है, ये एक और क्राइटेरिया है इसके अंतर्गत, कि इसके अंतर्गत भी आपको 40 नंबर लेने हैं। अगर मैं आपकी जनरल कैटेगरी की बात करूं तो ध्यान रखिएगा, जनरल वाले बच्चों सुन लो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो 100 नंबर में से 40 नंबर तो लाने ही लाने, इसमें भी 100 नंबर में से 40 से लाने। ये नहीं कि आप इसमें सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो, इसमें आपने 95 नंबर ले लिए और इसमें आप बेकार थे तो आपने इसमें 39 नंबर लिए, और कुल मिलाकर आपकी मेरिट जो थी वो 125 के आसपास दी और आपकी 125 से ज्यादा बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो आपका सिलेक्शन मेरिट में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 40 नंबर लाने, जैसे आपकी ये कॉपी चेक होगी ना, अगर आपका पार्ट ए में 40 नंबर हुआ तो दूसरे कॉपी चेक होगी नहीं, अगर पहले में 40 नंबर नहीं हुआ तो पार्ट बी चेक ही नहीं होगा। ठीक है,
तो जनरल वाले को चाहिए होते हैं 40% मार्क्स, ओबीसी वालों को चाहिए होते हैं 35% मार्क्स और SC ST वालों को चाहिए होते हैं 30% मार्क्स। मतलब 100 में से 40 जनरल वालों को, ओबीसी वालों को 100 में से 35 और SC ST वालों को 100 में से 30 पीडब्ल्यू वालों को। ठीक है, तो ये आपकी क्राइटेरिया इसमें बांटा हुआ है, इसके अंतर्गत भी आपको फुलफिल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत देखने को मिली है। ठीक, तो ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस की। तो ये तो दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। सिलेबस की बात हम दोस्तों एक अलग से मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, उसमें हम पूरे के पूरे सिलेबस की बात करेंगे। अभी हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा डेप्थ है, इनका सिलेबस बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम पैटर्न है पीआरटी वालों का। जो बच्चे पीआरटी के लिए तैयार हो रहे हैं ध्यान रखिएगा। अगला आ जाता है टीजीटी। टीजीटी की बात करी जाए तो शुरू के 5 सब्जेक्ट तो आपके वहीं पर ही देखने को मिल रहे हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स और हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स। तो ये तो आपके यहाँ पर बिल्कुल सेम ऐसे ही देखने को मिल रहा है। ठीक, लेकिन आगे चलोगे तो यहाँ पर आ जाता है आपका सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न में आपकी वही टीचिंग मेथोडोलॉजी तो पूछी जाती है, लेकिन साथ ही साथ में कुछ आपके सब्जेक्ट्स के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो आप इस बात पर ध्यान रखिएगा जब आप फॉर्म भरोगे तो किस हिसाब से आपने फॉर्म भरा है और आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। तो ये भी आपका कितने नंबर का आता है, 100 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने नंबर का, 100 मार्क्स का। तो वही 2 घंटे आपको दिए जाते हैं इसको भी करने के लिए, और इसमें भी आपको पहले वाले पार्ट में 40%, 35% और 30% मार्क्स लाने होते हैं। SC ST एंड ओबीसी वाले देख लीजिएगा इस चीज को, और इसमें भी सेम वही। ठीक है, तब आपके मार्क्स आएंगे, तभी आप जब मेरिट में जाओगे तो क्वालिफाई होगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका टीजीटी। और पीजीटी की बात करी जाए तो पीजीटी का थोड़ा सा बड़ा लेवल है। क्यों? क्योंकि जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस ठीक है, अर्थमेटिक ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है, हिंदी ठीक। तो ये तो आपके पूरे के पूरे ठीक है, यहाँ तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर जो आता है सब्जेक्ट कंसेंट, वो 200 मार्क्स का पूछा जाता है। पहले में 100 के थे, लेकिन यहाँ पर 200 मार्क्स का पूछा जाता है। कहने का मतलब है टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पूछा जाता है, और आपने जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन के अंतर्गत किसी भी प्रकार का आपने जो सब्जेक्ट ले रखे तो उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। बात करी जाए इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजी कितनी पूछी जाती है, तो दोस्तों कोई कंफर्म नहीं है। 40 से लेकर 60 मार्क्स की टीचिंग मेथोडोलॉजी पूछ ली जाती है, और बाकी में आपका क्या पूछ लिया जाता है, तो बाकी में आपका सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है। क्या है, सब्जेक्ट पूछ लिया जाता है। ठीक, और कुल मिलाकर ये 300 नंबर का पेपर होता है, और 300 नंबर के पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। कितने घंटे, 3 घंटे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा ये पैटर्न बना हुआ है पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी का। ठीक, अब बात करी जाए दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो एग्जाम आपके सामने देखने को मिला, मैं आपको ये जो समझा रहा था, सारे बच्चे समझ गए कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता, वो तो आप सभी बच्चों को पता होगा। पीजीटी के लिए किसी भी प्रकार के सीटेट की कोई जरूरत नहीं है। पीआरटी के लिए पेपर 1 का सीटेट क्लियर होना चाहिए, और टीजीटी के लिए पेपर 2 का सीटेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी के लिए कोई सीटेट की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। इतनी सी नॉर्मल सी बात हो गई। अब बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पढ़ाएंगे हम, तो ये कितना समय दे। तो देखो, पहली बात तो आप दोस्तों जितना समय दो उतना कम है, लेकिन कम से कम ये पूरा का पूरा आपको कोर्स कंप्लीट करने के लिए, केवल मैं पीआरटी की बात कर रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। कम से कम नहीं तो आपको भाई यहाँ पर 6 से 7 महीने देने पड़ेंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छे से आप तैयारी करना चाहते हो तो 6 से 7 महीने देने पड़ेंगे, जब जाकर आपकी अच्छी तरीके से एकदम मस्त तरीके से तैयारी हो पाएगी, जिसमें आप थियोरेटिकल पूरा पढ़ भी पाओगे और एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी कर पाओगे। तो इसलिए भाई, अगर कोई भी बच्चा आने वाले एग्जाम के लिए मतलब दिल्ली में जॉब पाना चाहता है, अच्छी खासी सैलरी पाना चाहता है, तो अपनी कमर कस लो अभी से ही, कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बस इनका अच्छा DRSB का ये सीन है कि भाई पेपर तो ऑनलाइन ही होगा आपका, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अपने पेपर के बीच में और एडमिट कार्ड के बीच में टाइम देते हैं। जैसे केवीएस वाले 1.5 से 2 महीना देते हैं, ये थोड़ा ज्यादा समय देते हैं, ये 2.5 से 3 महीने का समय देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा गैप मिल जाता है, तो 2.5 से 3 महीने का वो वाला गैप हो गया, और बाकी अभी वाला गैप हो गया। तो आराम से आप फुलफिल करके अपनी तैयारी कर सकते हो। तो भाई, कोई भी बच्चा अगर आप आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना चाहते हो, तो अपनी कमर इस तरीके से कस लीजिए और अभी से ही पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। मेरी बात मानना चाहो तो मानिए, नहीं मानना चाहे तो भी मानिए,
क्यों? क्योंकि मैं आपके लिए बेनिफिशियल वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी से ही आप पढ़ना शुरू कर दो। क्लासेस की बात रही तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बेस्ट बुक की मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी बेस्ट बुक्स है, कहाँ कहाँ से आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट बुक मैं आपको केवल वो बताऊंगा जो आपकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, क्योंकि आपके यहाँ पर देखो साफ लिख रखा है बीएड, डीएड, एनटीटी एंड जेबीटी, तो वही बुक मैं बताऊंगा, कोई प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं बताऊंगा। और साथ ही साथ में जर्नल वाली है, तो जर्नल वाली तो आपको वही वाली बात है, नॉर्मल से पढ़िए। हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर तो आपकी एनसीईआरटी होती नहीं है, तो इसलिए मैं ये नहीं बता पाऊंगा। प्राइवेट पब्लिकेशन बुक पढ़ सकते हो। प्राइवेट पब्लिकेशन मतलब जो प्राइवेट स्कूल में चलती है, जैसे कि मेरी भतीजी जो है वो 9th क्लास में थी, मैंने उसकी हिंदी की बुक ले ली, बहुत अच्छी उसकी हिंदी की बुक है, ग्रामर की, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रखा है, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो मैं उसी से ही पढ़ता था पहले, अब तो नहीं पढ़ता, अब वही वाली बात है वो रखी हुई है मेरे भाई के पास, तो वैसे आप पढ़ सकते हो, ठीक। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किस तरीके से लेना है, किस तरीके से नहीं लेना, वो सारी की सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो में बता दूं, ठीक। तो ये थी दोस्तों आज के लिए एक पूरी की पूरी वीडियो, एक पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन कि कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है, किस किस तरीके से अप्लाई कर सकता है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक सभी के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, ठीक। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो ये दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है, इस पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां जाकर आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। रही बात इनकी क्लासेस की, पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि डेटा प्लस बी क्या है, किस तरीके से एग्जाम लेता है, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता, फिर मैं एक डिटेल आपको पूरा का पूरा बता दूंगा इन चीजों के बारे में, और फिर हम इसकी प्रिपरेशन करना शुरू करवा देंगे, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। अगर कमेंट ज्यादा ही पूछा जा रहा होगा तो एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।